बहुत सीरियस अटैक नहीं, एक कायराना रिहैब सेंटर पे अटैक पाकिस्तान ने किया। मैं पाकिस्तान का अटैक आप जानते हैं, उसको 2-3 दिन हो गए, पर उसके बाद अफगानिस्तान ने कहा कि हम जिहाद छेड़ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आके हमारे इनोसेंट बच्चों को मार रहा है। और जिहाद का मीनिंग अफगानिस्तान में बहुत अलग है पाकिस्तान से, थोड़ा उस पर जाएंगे। उसके बाद एक खबर आती है कि पाकिस्तान अब सीज फायर की बात कर रहा है। मैं आपकी स्क्रीन पर डालता हूं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान एग्री टू टेम्पररी सीज फायर फॉर ईद, पॉज इन कॉन्फ्लिक्ट। पर क्या ये हुआ है, क्या ये नहीं हुआ है? बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही हेडलाइंस दे रहा हूं आपको, बीच में नहीं दूंगा, क्योंकि जब डॉक्टर मिर्जा बोलते हैं देन नोबडी वांट्स टू इंटरप्ट हिम। पाकिस्तान ने सीज फायर करी, अभी ईद आई भी नहीं, सीज फायर तोड़ दी, 60 से ज्यादा शेल मार दिए हैं अफगानिस्तान ने। तो ये पाकिस्तान की फितरत है, ईद की बात करके सीज फायर करते हैं और उसके बाद भी सीज फायर भी खुद ही तोड़ देते हैं। तो डॉक्टर मिर्जा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आप जुड़े थैंक हैं। यू फॉर हैविंग मी। हम हमेशा बलूचिस्तान की बातें करते थे, पर यहाँ पे अफगानिस्तान का भी अब हिंट करते रहते हैं चैनल के ऊपर, पर यहाँ तो अब जिहाद छिड़ गई है। क्या हुआ है, प्लीज आप बताइए, अंदर की जानकारी जो सारी है आपके पास, पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है और अफगानिस्तान के अंदर क्या चल रहा है? पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त आसिम मुनीर की पैंट गीली हो गई है, क्योंकि तुलसी गबार्ड ने जो ये कहा है कि पाकिस्तान भी एक होम यूएस होम टेरिटरी पे हमला करने की आवश्यकता रखता है, तो उसके बाद तो इनकी पैंटें गीली हो गई। ये क्या हुआ है? हमने तो आप लोगों को सारा कुछ इसलिए नहीं बताया था कि आप हमसे डरें। हमने तो बताया था क्योंकि आपने धोखे से हमें खाने पे बुलाया हैं जी व्हाइट हाउस में, और हमसे सारी इंफॉर्मेशन आपने ले ली पर्सन ऐसे पैट ऑन द बैक कर करके कि कोई नहीं, बताओ बेटा बताओ और क्या क्या है तुम्हारे पास। और अब आप हमें कह रहे हैं कि अच्छा ऐसी की तैसी। मैं देखता हूँ ना आप कैसे आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में खाने की दावत देते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता अब। अच्छा, अब मसला ये है कि आपने अफगानिस्तान का भी बीच में जिक्र कर दिया है। तो पाकिस्तान के बारे में कब मैंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान एक डबल फेस्ड कंट्री है, उसकी लीडरशिप हमेशा मैंने कहा है ये दो फेसेस हैं, बल्कि कई फेसेस हैं इसके। तो वो गाना था पाकिस्तान का कि एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। तो वो ये है कि ये एक ही चेहरा है, लेकिन इस पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग, हैं? तो ये वो लोग हैं, ठीक है, आप इन्हीं के मजे ले लिए रहे हैं होता है। आसिम मुनीर के, आसिम मुनीर की दावत के मजे ले रहे हैं आप आज, डॉक्टर मिर्जा हाँ, तो मूड वो में तो है। लेना लेना चाहिए। अब मसला ये है कि इन्होंने अफगानिस्तान के साथ सीज फायर का ऐलान किया, खुद पाकिस्तान ने किया था। अफगानियों ने नहीं सीज फायर मांगा, इन्होंने मांगा कि भाई ईद उल फितर है, हम इस ईद उल फितर पे जो है वो नहीं करेंगे, थोड़ा गैप दे देते हैं। लेकिन मैं उस वक्त भी ये कहा, मैंने जैसे ही मुझे ये खबर आई कल कि मैंने कहा ये बेईमान झूठ बकवास कर रहे हैं, ये टाइम बाय कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर मच गया दुनिया में। जो 400 इन्होंने मारे हैं हॉस्पिटल पे बमबारी करके, दुनिया में कोहराम मच गया है। तो ये अब सीज फायर करके गुडी गुडी खेलना चाहते हैं कि ईद के चक्कर में दुनिया भूल जाए, जरा हो जाए, उसके बाद देखेंगे। लेकिन नहीं, मैंने कहा ये सीज फायर नहीं है, ये सीज फायर एक धोखा है, ये हमला करेंगे। और इन्होंने हमला किया कुनर के ऊपर। तफसीलात आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, मजीद का पता चलेगा। पाकिस्तान इज इन अ वेरी टाइट पोजीशन नाउ। एक ऐसा मुल्क जिसका वजूद भारत की बर्बादी के लिए कायम किया गया था। पाकिस्तान का तो कोई और मकसद ही नहीं था ना। उसका मकसद यही था कि अंग्रेज ने जाते जाते सोचा कि अच्छा तुम हिंदुस्तानियों, तुमने हमें इतना मारा, तुम्हारे सुभाष बोस ने हमें मारा, गांधी हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, नेहरू भी नहीं सुनता हमारी बात, तो ठीक है फिर ऐसा है तो ऐसे ही सही, पाकिस्तान बनाते हैं हमारी जेब में। तुर्क का पत्ता है मोहम्मद अली जिन्ना, इस उन्होंने वो फेंका, वो बाजी जीत गया उस वक्त। तो पाकिस्तान का बुनियादी मकसद जो है वो एक पुलिसमैन स्टेट है सेंट्रल एशिया के लिए और सबसे बढ़ के इंडिया के लिए। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर चढ़ाई करवाई गई जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है सीएनसी, वो अंग्रेज थे, उस वक्त हमला करवाया गया जम्मू कश्मीर की रियासत पे,
ताकि हिंदुस्तान का रास्ता टोटली ब्लॉक कर दिया जाए टुवर्ड सोवियत यूनियन एंड टुवर्ड सेंट्रल एशिया। इसीलिए गिलगित बल्तिस्तान और पीओजे के यानी पीओजे के जुड़ता है खैबर पख्तूनख्वा के साथ और खैबर पख्तूनख्वा जुड़ता है अफगानिस्तान के साथ। तो इसको भी काट दिया उन्होंने कि यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा के जरिए भी ये कोई रास्ता इनको ना मिल सके। और आज तक आप देख लें कि वाघा बॉर्डर जब दिल करता है ये ट्रेड के लिए बंद कर देते हैं सेंट्रल एशिया को, सारा माल खड़ा हुआ है अभी भी वहां पे, क्योंकि अफगानिस्तान का तुरखम बॉर्डर और चमन बॉर्डर बंद है। तो ये जो सेंट्रल एशिया के लिए जो कंटेनर्स हैं वो हजारों की 10,000 से ज्यादा हैं, वो खड़े हैं पोर्ट्स के ऊपर, ड्राई पोर्ट्स पे भी हैं और समुद्री पोर्ट्स पे भी हैं। तो पहले तो ये समझना चाहिए। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरी जो असेसमेंट है वो ये है डॉक्टर कि मिर्जा, मैं अगर आपकी अनुमति हो तो जी थोड़ा जी यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ इंटरप्ट? क्योंकि मैं तुलसी गबार्ड को सोच नहीं रहा था कवर करने का, पर आपने बहुत जो ले आए हैं, मुझे लगता है अफगानिस्तान से पहले मैं तुलसी गबार्ड की एक बड़ी न्यूज भी डाल देनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर कि चाइना पाकिस्तान न्यूक्लियर मिसाइल बना रहे हैं जो यूएस को विद इन रेंज डालता है। ये जो उनकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड बोलती हैं। अब चाइना का तो पता ही है सबको, यूएस को भी पता है कि ये तो हो ही रहा है, उनकी रेंज है। पर पाकिस्तान का ये नाम डालना है, इससे उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान को, और आपने सही कहा, पतलून गीली हो रही होगी, क्योंकि यूएस ने कह दिया है कि पाकिस्तान हमारे लिए अब एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, जीने की थ्रेट है। बिकॉज यूएस को यह बर्दाश्त नहीं होता कि यूएस के मेनलैंड के ऊपर खतरा आ जाए। वो वर्ल्ड वॉर 3 करने को रेडी थे रशिया से, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को लेके, कि भाई हमारे से सिर्फ इतनी 90 माइल 100 माइल दूर अगर मिसाइल आ जाएगी तो क्या करेंगे। तो उस पे तो उनकी रेड लाइन है, अब से नहीं, शुरू से वो मॉनरो डॉक्ट्रिन वेस्टर्न हेमिस्फीयर जमाने से चल रही है कि भाई हमारे हेमिस्फीयर में कुछ ना हो जाए। तब शिप्स आती थी, क्या कॉलोनीज थी, अब मिसाइल आती है। तो ये का क्या सिग्निफिकेंस है? और जो वो बड़ा खुशी मना रहा था फील्ड मार्शल, आपने कहा दावत पे आके, ये तो ऐसे लग रहा है बकरे को हलाल करने से पहले खाना खिलाया गया फील्ड मार्शल को। सही कहा, सही, बस यही हुआ है। अब मैं इससे ज्यादा क्या ऐड करूं? आपने जो दरिया है उसको कूजे में बंद कर दिया है कि जी बकरे को हलाल करने से पहले उसको खिलाया पिलाया जाता है, वो ऐसा ही होता है। तो इन्होंने खूब खाया पिया है, 500 मिलियन डॉलर्स भी पकड़े हैं, सारा कुछ किया है। अब मसला क्या है? मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट है और इससे उनको खतरा है। पाकिस्तान के पास मैक्सिमम जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो 2800 माइल्स तक मार करता है। वो इंडिया सेंट्रिक उनकी डिफेंस है, ठीक है ना। तो वो सारा जो न्यूक्लियर है या जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो इंडिया की तरफ को सामने रख के, अमेरिका का तो तल्लक ही नहीं है ना। पाकिस्तान बना सकता है इतना बड़ा, वो तो पकड़े जाएंगे, बनाते हुए ही पकड़े जाएंगे। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अमेरिका ने पैसे दिए थे बडग्राम बेस लेने के लिए। इन्होंने कहा जी गल ही कोई नहीं बादशाह, तुसी हुन पैसे दो, सुबह बडग्राम बेस थोड़े पैरों च होएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कोशिश की गवर्नमेंट चेंज करने की, इन्होंने कहा हम तालिबान में से ही तब्दीली ले आएंगे, वो भी नहीं हो सका। इन्होंने कहा अब हम जंग करके उनको मार के नीचे लाएंगे, वो भी नहीं हो सका। तो अमेरिका ने कहा कि ठीक है भाई, हमने इसको देख लिया है, इसके इसके बस का काम नहीं, हम खुद ही करेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान को निपट लें। तो अब ईरान के बाद नंबर लग गया पाकिस्तान का, तुर्की का नहीं है। लोग कहते हैं तुर्की तुर्की, तुर्की नेटो है। तुर्की के ऊपर कुछ कार्रवाई डालना बहुत मुश्किल है। यूरोप पूरा तुर्की के साथ खड़ा हो जाएगा, नहीं तो तुर्की कहेगा मैं बॉर्डर खोल रहा हूँ, सारा सीरियन रिफ्यूजी, कुर्दिश रिफ्यूजी सारा मैं यूरोप भेजता हूँ। नहीं, दूसरा ईरान वाली स्ट्रैटेजी डॉक्टर साहब, के जैसे ईरान ने वेस्ट एशिया मारा, तुर्की यूरोप में मारेगा। वो बोलेगा भाई मेरी तो मिसाइल का तुम रेंज रोकोगे कैसे, हाँ, अगर लेकिन यूरोप साथ नहीं मसला देगा। ये ना, तुर्की का मसला ये है कि तुर्की का साथ यूरोप देगा। हाँ। नहीं, मैं हाँ, बोलो नहीं दे तो क्या करेगा तुर्की, नहीं और देगा देगा तो तो फिर बात ही। ये है कि फिर मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा किसी और मुल्क में। अच्छा, इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा। इसराइल तो बहुत बार ही बोला हुआ, इसराइल तो जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन रहा था तब भी कह रहा था कि इसको ना बनने दो। तो इसराइल के दिमाग में भी टारगेट पाकिस्तान ही है। तो ये जो दावत खा के आए थे, ये मतलब बेसिकली दावत खा के नहीं आए थे, ये दावत बन के आए थे वहां पे। दावत बन के आए थे, बिल्कुल दावत बन के आए, ये कुर्बानी का बकरा बन के आए। और पाकिस्तान जो है अंदर से ही इतना खोखला हो चुका है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की वजह से, और पंजाब के अवाम इमरान खान की वजह से फौज के इतने खिलाफ है। तो पाकिस्तान एक टूटे हुए दांत की तरह है जो हिल रहा है लेकिन गिर नहीं रहा। तो वो ये इसकी सूरत हाल है। अब देखते हैं कि क्या आगे क्या होता है।
सर अब मैं अफगानिस्तान पे आना चाहता हूँ। जो आपने कहा जी पाकिस्तान ने सीज फायर का बोला, अफगानिस्तान ने तो मांगा नहीं, पाकिस्तान थोड़ा डर गया तो खुद ही सीज फायर ऑफर कर रहा था। अब सीज फायर तोड़ने की भी खबर आ रही है। तो सर अफगानिस्तानी किस तरह जंग लड़ेंगे, किस तरह लड़ते हैं, क्या उनकी टैक्टिक्स है, क्या माइंडसेट है, ठीक थोड़ा है। उसके बारे में बताइए। देखें, अफगानिस्तान ने ऐलान कर दिया जहाद का, और ये सरकारी सतह पे ऐलान है जहाद का। अच्छा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमेशा ये कहती है ये जो टीटीपी जहाद कर रही है या फलां जहाद कर रहा है, ये जहाद नहीं होता। जहाद सिर्फ उस वक्त फर्ज होता है जब रियासत की तरफ से जहाद का ऐलान किया जाए। हुन ठंड पै गई है, ठंडे हो गए हो, अब रियासत है अफगानिस्तान ने जहाद का ऐलान कर दिया, और ये एक ऐसा जहाद होगा, मैं आपको ये भी बताऊं कि इसके अंदर गैर मुस्लिम जो ताकतें हैं वो भी इस जहाद का हिस्सा बनेंगी, इस जहाद में शामिल होंगी। समझ रहे मेरी बात? नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए अब इसको कैसे, देखिए, मतलब। ये उन्होंने तो कहा ना हमने जहाज का ऐलान कर दिया है, अब वो जहाद के अपने तरीके से करेंगे जहाद। ये जो जहाद है ये इस रीजन का के अंदर जंग को मुसल्लत कर रहा है। ये पाकिस्तान का अटैक जो है, तो इसको काउंटर करने के लिए जो जंग उन्होंने किया है रद्दुल जुल्म अफगानिस्तान ने, उसके लिए अब दूसरी जो रीजनल पावर्स हैं वो अफगानिस्तान के साथ खड़ी होंगी। क्योंकि देखिए, ये सेंट्रल एशिया की इकोनॉमीज, अफगानिस्तान की इकोनॉमीज ये तेजी से डेवलप कर रही हैं। ग्रोथ रेट अफगानिस्तान का 4% है। करेंसी उनकी पाकिस्तान से तगड़ी है, इंडिया के बराबर है। करेंसी उनकी स्ट्रांग है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है। 2 जहाज अभी हरियाणा एयरलाइन को कार्गो जेट्स खरीदने पड़े हैं, और क्योंकि इंडिया के साथ इतनी उनकी ट्रेड शुरू हो गई है। एक फ्लाइट अमृतसर जा रही है डेली, एक दिल्ली आ रही है कार्गो की, तो उनको डेवलप कर रहे हैं। तो ये आप डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं तो बाकी मुल्क भी शामिल होंगे। मैं मुल्कों के नाम नहीं लेना चाहता, समझने वाले समझ जाए, और बड़े बड़े मुल्क शामिल होंगे, समझ आई ना? तो हाँ, ये बड़े बड़े। अब एक होता है, ये बहुत काम खराब होने वाला है पाकिस्तान का। जी डॉक्टर साहब मैं पर ये जानना चाहूंगा कि क्योंकि आपने देखा है अफगानिस्तान ने किस तरह यूएस जैसी सुपर पावर को भी एक लेसन सिखा दिया कि भैया ये भूमि में तुम कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जो जंग होती है वो आर्मी नहीं लड़ती, वो घर घर बच्चा बच्चा लड़ता है। इट्स अ टोटल वॉर, जैसे पुराने जमाने में होती थी आज से 3,000 साल पहले। टोटल वॉर है जी, सिर्फ प्रोफेशनल आर्मी नहीं लड़ रही। जो अब बड़े देशों में क्या होता है, यूएस के मरीन्स आएंगे, सैनिक आएंगे, वो टोटल वॉर नहीं है कि घर घर से निकलेगा। अफगानिस्तान तो घर घर से निकलेगा, महिला भी निकलेगी, बच्चा भी जो भी लड़ सकता है वो निकलेगा, पता भी नहीं कौन कौन निकलेगा। उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो मधुमक्खी के छत्ते में एक तरह से पाकिस्तान ने हाथ डाला है, तो आप अफगानिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या देखते हैं? टीटीपी पहले क्या कर रहा था और अब क्या चेंज आ जाएगा? ये अफगानिस्तान की जो आप बोल रहे रियासत ने एक तरह से ऑफिशियल जिहाद डिक्लेयर किया है, तो क्या स्ट्रैटेजी चेंज आएगा? उनके पास आर्मी तो उस तरह नहीं है, तो क्या गुरिल्ला वॉरफेयर होगी? क्या वो जो नहीं नहीं, आर्मी आतंकवादी है, है? आर्मी है, उसी को एक्सपैंड करेंगे। ये कोई, पहले तो रियासत हाथ में नहीं थी तो इसलिए गुरिल्ला जंग, अब तो रियासत हाथ में है, फौज एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रही है, तो रिक्रूटमेंट्स होंगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो वॉर है इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अफगान फोर्सेस जो है वो बलूचिस्तान में चमन के बॉर्डर से, स्पिन बोल्दा के बॉर्डर से, और ये दाखिल होके और इधर से केपीके से, ये पेशावर इनका टारगेट होगा जी नेक्स्ट। मुझे तो लगता है कि ये गया इनके हाथ से, केपीके भी गया, अगर ये बदतमीजी बंद ना हुई तो। ये हाँ आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, जी जी, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो कल्पना कर रहा था वो थी गुरिल्ला वॉरफेयर की, पर आप एक डिस्टिंक्शन ला रहे हैं कि अब तो भाई सरकार ही इनकी है, जिहाद के नाम पे भर्ती भी करेंगे ये, और ये बलूचिस्तान के अंदर भी घुस सकते हैं, नया फ्रंट खोल सकते हैं एक तरह से। खोलना और चाहिए। अच्छा, मैं तो पीट अब रहा हूं, मैं तो तड़प रहा हूं, पीट रहा हूं, हर प्रोग्राम में कहता हूं खोलो, घुसो अंदर बलूचिस्तान से, क्योंकि बलूचिस्तान में अगर ये घुस जाएं तो फिर हम्म, बलूचिस्तान की आज़ादी जो है वो बहुत इजी हो जाती है। और मैंने कल ये स्टेटमेंट दी है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बीएलए और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस आपस में निगोसिएशन शुरू करें, हम्म, निगोसिएशन शुरू करें कॉमन एनमी के खिलाफ, और हम्म, मिल के स्ट्रेटेजी बनाएं। और इधर से कह रहा हूं अफगानिस्तान को कि आप दाखिल हो,
और जैसे इंडिया की फौजें बांग्लादेश में दाखिल हुई थी ईस्ट पाकिस्तान में, ऐसे अफगानिस्तान की फौजें दाखिल हो, केपीके में भी आए, उधर भी जाएं। और टारगेट क्या इनका, इनका जो एक बड़ा टारगेट आप पेशावर मानते हैं, क्या एक जो बड़ा रियलिस्टिक टारगेट इनका हो सकता है अगर ये इस स्ट्रेटेजी पे जाते हैं तो क्या है? और क्योंकि बलूचिस्तान में मैं आऊंगा थोड़ा, पर अफगानिस्तान का क्या इमीडिएट एम होना चाहिए सर पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान का इमीडिएट जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि जो ट्राइबल बेल्ट जिसको कहते थे, ये वजीरिस्तान और ये सारा जो है, यहाँ घुस जाए, घुस के बैठ जाए, खत्म बात। और बलूचिस्तान में भी अटैक, ये साइमल्टेनियसली अफगानिस्तान को दो फ्रंट्स पे खोलने पड़ेंगे एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। इसके अलावा मैं समझता हूँ वरना ये जंग प्रोलॉन्ग होती रहेगी, सीज फायर फिर गोलाबारी, सीज फायर फिर गोलाबारी, जब तक इसका अंत नहीं खत्म करेंगे आप पाकिस्तान का। और खैबर पख्तूनख्वा जो है, या तो ये पख्तूनिस्तान बना के एक अलग देश बने, या फिर ये अफगानिस्तान का हिस्सा बने, और इसी तरह बलूचिस्तान की मदद की जाए और उनको जो है वो एक पुश, फाइनल पुश दें टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड बिकमिंग ए सेकुलर इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। आप हैरान होंगे कि कपड़े क्यों बदल गए। इसके पीछे रीजन है कि हमारे डॉक्टर मिर्जा धुरंधर से कम थोड़ी ना है। तो कल उनको मिडल ऑफ पॉडकास्ट के बीच में याद आया कि उनकी धुरंधर के शो का टाइम हो गया है, तो वो धुरंधर देख के आए। अच्छा, मैं भी धुरंधर देख चुका हूं, पर आज हम धुरंधर पे बात नहीं करेंगे। ये हम सोच रहे हैं वीकेंड पे, संडे को करेंगे, कि मजे से आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या मेल्टडाउन हो रहा है धुरंधर से। पाकिस्तान के अंदर और पूरा एक इकोसिस्टम है, भारत के अंदर भी है, जो 0.5 फ्रंट है उसको कितनी प्रॉब्लम है धुरंधर से, तो वो सारा हम संडे को डिस्कस करेंगे। आज हम अपनी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रख रहे हैं 6-8 घंटे के गैप के बाद, जो हमारी दोबारा शुरू हो गई है। डॉक्टर साहब, पहले तो धुरंधर आप देख आए, पर ज्यादा प्रॉब्लम है अफगानिस्तान की जो रियल टर्म्स में है। तो अफगानिस्तान ने जिहाद भी डिक्लेयर कर दिया। अब आपको क्या लगता है अफगानिस्तान के इमीडिएट टर्म्स में क्या स्ट्रेटेजिक एम्स होंगे, या क्या पॉसिबल चीजें वो कर सकते हैं ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर? आप क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जिहाद जो है उसका मतलब क्या है। जिहाद बेसिकली जो है वो एक सेल्फ डिफेंस वॉर है। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि आप अपना साजो सामान लेके किसी दूसरे मुल्क पे, किसी दूसरी कम्युनिटी पे चढ़ दौड़े। यानी मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में हिंदू आबादी है, क्रिश्चियन आबादी है, सिख भी हैं और भी हैं, पारसी भी हैं, तो उसका जहाद, उनके खिलाफ जहाद नहीं हो सकता कि इनको मुसलमान करने का जहाद है। ये जहाद नहीं है। जहाद ये है कि आपके ऊपर किसी ने हमला कर दिया है, तो आपके ऊपर जहाद फर्ज हो गया, यानी आपके ऊपर एक सेल्फ डिफेंस की इस्लामिक वॉर जो है वो अब आपके ऊपर फर्ज हो गई है। और अफगानिस्तान पर जब भी रूसियों ने रूस आया अफगानिस्तान में, या अमेरिका आया, तो उन्होंने जहाद डिक्लेयर किया। तालिबान ने इक़्तिदार में आने के बाद किसी दूसरे देश के खिलाफ जहाद डिक्लेयर नहीं किया कि ईरान पर जहाद करनी है या पाकिस्तान पर जहाद करनी है या गजवा हिंद करनी है। कभी आपने सुना है अफगान तालिबान ने कहा हो कि हमने गजवा हिंद करनी है? तो ये जो जहाद है, इसका ताल्लुक मेरे नजदीक, मेरी सोच और फहम के मुताबिक ये है कि ये एक सेल्फ डिफेंस के हद के उसमें आती है। लेकिन अब लव जहाद भी शुरू हो गया है इंडिया में, और पता नहीं क्या क्या जहाद हो गया है। वो जहाद नहीं है। जहाद अपने देश को, अपनी बाउंड्री को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है उसको जहाद कहा जाता है, या आप पे हमला हो जाए तो उसको जहाद कहा जाता है। ये जहाद नहीं है कि आप किसी दूसरे मुल्क पे चढ़ दौड़े। पहली बात तो ये क्लियर मैं करना चाहता हूँ। अब डॉक्टर जब मिर्जा, ये जी कब से मैं अफगानिस्तान, क्योंकि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया जिहाद जी पे, वो इसलिए डिस्कस करना जरूरी है। पर ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जो ये सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये तो अपने मैनिफेस्टो में और खुल के बोलते हैं हम हिंदुस्तान पे जिहाद करना चाहते हैं। तो ये कब से पाकिस्तान के अंदर थॉट क्रिएट हुआ कि जिहाद को भारत के अगेंस्ट प्रॉब्लम या हिंदुओं सिखों के अगेंस्ट प्रॉब्लम को नाम दिया जाए? कुछ आपने इस पे स्टडी किया है, देखा है कब से ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस ने इसकी कॉल दी? या जब यूरोप में जाते हैं तब भी ये बहुत सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशन उसको भी जिहाद की कॉल देते हैं। तो ये क्या डाइवर्जेंस देख रहे हैं आप अफगानिस्तानी जिहाद वर्सेस पाकिस्तानी जो ये संगठन है उनके जिहाद के अंदर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है।
और आपके सवाल से मुझे स्विमिंग पूल याद आ गया है। वो इसलिए याद आ गया है कि जब हम स्विमिंग सीखा करते थे, तो पहले शैलो वाटर्स में तैरते थे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता पाँव को देखते थे कि यहाँ तक आ गया पानी, यहाँ तक आ गया, फिर वापस चले जाते थे। तो अब आप मुझे डीप वाटर्स में घसीट रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि डीप वाटर्स में भी मैं सुरखरू हूँ और इसी तरह तैर के निकल जाऊँ। देखिए, क्या मैं पाकिस्तान से ही शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना? पाकिस्तान को कायम करना, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान आज़ाद हुआ, यहाँ पे अल्फाज को आप के चुनाव को भी जो मैं चुनता हूँ लफ्ज़, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं सोच के वो लफ्ज़ चुनता हूँ, मैं ऐसे खाम-खा गुफ्तगू नहीं कर रहा होता। क्या मैं पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को अंग्रेज़ों ने जब कायम किया और ये कायम हुआ, ये इलाका बना जब, तो ये जहाद के नाम पे तो नहीं बना। हमने तो कभी नहीं उस वक़्त किसी ने सुना, या आज भी हमने नहीं सुना कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जहाद का कहा हो, ठीक है ना? उन्होंने तो कभी, उस बंदे ने जहाद का ज़िक्र ना लफ्ज़ तक इस्तेमाल मेरे नज़दीक नहीं किया। ये जहाद की फिलॉसफी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये पैदा होती है 1977 के बाद, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का तख्ता उलट कर मुल्क में एक मार्शल लॉ लगाया जाता है और ज़ियाउल हक जो है वो अपनी जस्टिफिकेशन इस्लाम में तलाश करता है, अपने स्कू को इस्लामाइज करता है, इस्लामीफाई करता है कि भाई मैंने जो किया है वो बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक किया है, राइट? फिर हम देखते हैं कि 1979 में जो है 25 दिसंबर को रशियन फोर्सेस दाखिल हो जाती हैं इसमें अफगानिस्तान में, क्रिसमस वाले दिन। तो उसके बाद ज़ियाउल हक की तो बाछें खुल गई, उसने तो कहा जिंदाबाद, मेरा तो दुकान मेरी तो चमक गई अब। तो उसने फिर ये सारे प्रॉक्सीज तैयार किए रूस के खिलाफ और रूस के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया, है ना? हालांकि जहाद का ऐलान सिर्फ सरकार कर सकती है, जो रियासत होती है वो कर सकती है। जहाद का ऐलान जो है वो एक दूसरा मुल्क नहीं कर सकता। पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान पे हमला आवर होता है तो वो जहाद नहीं है, वो वॉर ऑफ एग्रेशन है। तो उसके बाद फिर ये तंजीमें कायम हुई और फिर जहाद के मफहूम को जो है वो ट्विस्ट किया गया और ये कहा गया कि कुफार पर हमला करना जो है वो जहाद है, हिंदुस्तान पर जंग करके उसको इस्लामाइज करना जहाद है। ये जहाद नहीं है, ये फितना है, ये जहाद में नहीं आता। मैं इस्लाम के बारे में ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इस्लाम का जो था वो ये था कि थ्रू परसुएशन आप लोगों को मुसलमान करें। लेकिन परसुएशन के थ्रू किसने किया? यहाँ तो काट काट के लोगों को किया, डरा के किया। मतलब अपने हिंदुस्तान को ही ले लें तो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ परसुएशन करने के लिए थोड़ी आया था। उसने यहाँ आके ये थोड़ी कहा भाई हमारा जो धर्म है ये अच्छा है, इसको देखो, इसको पढ़ो, आओ। उसने तो कत्लेआम किया। इसी तरह टीपू सुल्तान वगैरह हैं और लोग हैं। ये सारे जो है, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जो लड़ाई लड़ी टिप्पू सुल्तान ने और अंग्रेजों के हाथों वो मारा गया, तो वो इसलिए तो नहीं मारा गया कि वो हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से निकालने के लिए, वो तो अपने टेरिटरी को बचाने के लिए था। लेकिन उन्होंने भी जो जुल्म किए हैं हिंदुओं पे, वो कोई ढकी छुपी बात डॉक्यूमेंटेड तो है, नहीं। वो डॉक्यूमेंटेड है हिस्ट्री में। डॉक्यूमेंटेड है ना, तो मैं इसलिए ये जो है पाकिस्तान में, वापस आते हैं आपके सवाल की तरफ, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और ना जाने क्या क्या तंजीमें जो बनी, वो इसलिए बनाए, वो जहाद के नाम पे बनाई गई, लेकिन वो मेरे नजदीक जहाद नहीं, फितना है। अब इन्होंने ये कश्मीर में ये चूरन बेचा कि हिंदुस्तान ने तुम पे कब्जा किया हुआ है, लिहाजा तुम्हारे ऊपर जहाद फर्ज है। अब टेक्निकली देखें तो ये आर्गुमेंट ठीक है, लेकिन लीगली देखें तो ये आर्गुमेंट गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान ने तो कश्मीर पे कब्जा किया ही नहीं है। कब्जा तो पाकिस्तान ने किया। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हमला किया। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने माउंटबेटन के साथ बैठ के मुआहदा किया एक्सेशन का, जैसे 560 से ज्यादा दूसरी रियासतों ने किया, और हिंदुस्तान का हिस्सा बना वॉलंटरली। चलो अंडर ड्यूरस बना या जैसे बना वो काबिल बहस है, लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए मैं ये मुकदमा लड़ता हूं पूरी दुनिया में कि लीगली जितने लोग भी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं, वो सब बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजन है, लीगली इंडियन सिटीजन है। क्योंकि पूरी रियासत का मुआहदा हुआ है ना, कोई टुकड़ों का मुआहदा तो नहीं हुआ कि श्रीनगर हिंदुस्तान में होगा और मीरपुर जो है वो पाकिस्तान ले लेगा, ऐसे तो नहीं हुआ।
तो इसलिए ये एक फेक नैरेटिव जो है उसको डेवलप किया गया, बनाया गया, और फिर जाहिर है अगर एक मुसलमान है और उसके ज़हन में ये डाल दें आप कि भाई ये जो अमल है, ये जो प्रोसेस है, ये जिहाद का है, तो फिर वो तो मर जाएगा, लेकिन वो करेगा, क्योंकि उसके आगे फिर जन्नत है, शहादत है, डॉक्टर जन्नत है। डॉक्टर मिर्जा, जैसे आपने कहा वो डीप वाटर है, पर मैं एक बहुत लंबा इस पे ना जाते हुए एक ब्रीफ डिफरेंट चाह रहा था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में क्या, जो आपने बहुत अच्छी तरह समझाया कि भाई पाकिस्तान में किस तरह इसको एक कर दिया गया और अफगानिस्तान की कैसे डिफेंसिव वॉर में वो अपनी टेरिटरी बचाने के लिए करता है। अब मैं उसी में थोड़ा अफगानिस्तान की तरफ जाता हूँ, क्योंकि जिहाद के तो अब बहुत और मैनिफेस्टेशन हो गई हैं, जैसे आपने भी बताया। तो उसमें ये है कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी है, इनकी हिस्टोरिकली या पिछले कुछ सालों में कितनी कोऑर्डिनेशन है? क्या ये सिमिलर कमांड है? क्या एक चेन ऑफ कमांड है? क्या एक दूसरे की बात सुनते हैं, या ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो लूज अलायंस में हैं? क्या ढांचा है? और अब अफगानिस्तान की आपको क्या लगता है, जब उनके बच्चे मारे जा रहे हैं, जब ईद का कहने के बाद भी कि सीज फायर है, पाकिस्तान ने ईद का सीज फायर तोड़ दिया है, तो वो आप अफगानिस्तान की क्या पोटेंशियल स्ट्रेटजीज देखते हैं? कोई शहर की तरफ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, बलूचिस्तान की क्या करेगी अफगानिस्तान? देखिए, यहाँ पे कम से कम दो चीजें हैं जो जो आपके सवाल में हैं, जिनको एक्सप्लेन करना बहुत मैं समझता हूँ जरूरी है। पहली तो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। हमने ये होते हुए सबसे पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री में देखा है, वो हमने बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद सोवियत यूनियन में देखा है कि सोवियत यूनियन में जब इनकलाब आता है और फिर लेनिन के बाद स्टालिन आता है, तो दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टियां बनाने का ये मिशन उठाया जाता है कि पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टियां उठाई जाएंगी, क्योंकि हम तबकाती तौर पर क्लास स्ट्रगल के हवाले से हम सब एक हैं। वी बिलोंग टू द सेम क्लास, द वर्किंग क्लास, द एक्सप्लॉइटेड क्लास, द डाउन ट्रॉडन। और फिर जितनी कम्युनिस्ट पार्टीज थी वो बनी, उन्होंने अपने अपने मुल्क के मुताबिक वहां पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू की। कहीं इंडिविजुअल टेररिज्म के जरिए, कहीं पे जनरल स्ट्राइक्स और वर्किंग क्लास को मोबिलाइज करने के जरिए, कहीं पे पेजेंट्री को फ्रंट लाइन पे एज अ एजेंट ऑफ चेंज इस्तेमाल करने के, जैसे चाइना में माओ ने किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो कम्युनिस्ट पार्टियां थीं, ईस्टर्न यूरोप की थीं या जहां की भी थीं, वो सब, और इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी, वो सब सोवियत यूनियन की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका टूल बन गई हो। यानी फिर हम देखते हैं कि वो सोवियत यूनियन से ले रहे हैं हदायत कि हाँ जी, ये पॉलिसी की हिमायत करनी है या नहीं करनी है। वारसा बना पैक्ट नेटो के खिलाफ, तो वो वारसा को सपोर्ट कर रहे थे। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करके तालिबान पे आ जाते हैं। देखिए, तालिबान की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ग्लोबल नहीं है, ये लोकल है, ये एक कंट्री तक महदूद है। और तालिबान के तर्ज पर दुनिया में बाकी जगह कहीं पे भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अफगानिस्तान या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, इस तरह की पार्टियां नहीं बनी कि तालिबान अफगानिस्तान, या अपना सॉरी इंडिया, या तालिबान बांग्लादेश, या तालिबान फलां फलां, ऐसे नहीं बना। तो ये तालिबान जो है, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना इनके कोई ग्लोबल एम्स हैं। इनका एक ही एम था कि अफगानिस्तान में जो है वो गैर मुल्की फौजों को बाहर निकाला जाए, और अफगानिस्तान जो है उसको इनके असर से आज़ाद करवाया जाए, और ट्रेड और इकोनॉमी और वेलफेयर इसके जरिए, और इस्लामिक लॉ, जो भी वो समझते हैं ये इस्लामिक लॉ है, वो नाफिज किया जाए। अब आप आ जाए टीटीपी के ऊपर। देखें, जब तालिबान को निकाला गया अफगानिस्तान से, अमेरिका ने हमले किए, तो खैबर पख्तूनख्वा में जो है इनको बहुत ज्यादा पनाह दी गई, इनको रखा गया, घरों में रखा, इनको छुपाया गया, सारा कुछ किया। तो एक तल्लुकात तो हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान, अफगान तालिबान के, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट
बॉडी है वो उनके असर में नहीं है कि आप कहें कि तालिबान उनको कहेंगे कि भाई हमले बंद कर दो तो वो बंद कर देंगे, शुरू कर दो तो वो शुरू कर देंगे। और उन दोनों के मिशन भी बिल्कुल फर्क है। मिसाल के तौर पे जो अफगान तालिबान है उनका मिशन था अफगानिस्तान को आज़ाद कराना और अफगानिस्तान की हद तक इस्लामिक जो है सिस्टम लेके आना, जूरिस्प्रूडेंस का, इकोनॉमिक का, जो भी असर है। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो पाकिस्तान सेंट्रिक है। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान में शरीय निज़ाम लेके आना है, हमने पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन जर्नैलों से और इन करप्ट लोगों से पाकिस्तान को आज़ाद करवाना है। भाई आप अगर सपोर्ट करते हैं इस आइडियोलॉजी को या नहीं करते, दैट्स अ टोटली सेपरेट मैटर। लेकिन ये उनका जो मेन है वो ये है कि ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के यानी कि ऐसे नहीं है कि ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दो हिस्से हैं। ये ऐसा नहीं है। इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है डॉक्टर मिर्जा, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं तालिबान कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आप इसको इस तरह एक नहीं मान रहे कि भाई अफगानिस्तान तालिबान सीनियर हो गया और ये उनकी सब्सिडरी हो गई, नहीं। उनका आदेश आया, इन्होंने उसकी पालना करी, नहीं है। ये अपने सेपरेट एम्स हैं, दोनों अपने फील्ड में अपनी जो आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। अब उसमें आपने इंटरनेशनलाइजेशन की बात की, मैं कुछ उस पर दो पहलू ऑडियंस से शेयर कराता हूँ। पहला, भारत का जो स्टेटमेंट है वो मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूं, जहां पे भारत कहता है जो हॉस्पिटल पे हमला हुआ था नाइट ऑफ 16 मार्च कि ये कावर्डली है और अनकॉन्शियसनेबल एक्ट ऑफ वायलेंस है, जिसने लार्ज नंबर ऑफ सिविलियंस की लाइफ क्लेम कर दी है। पाकिस्तान इसको किसी भी तरह से एक जस्टिफाइड मिलिट्री टारगेट नहीं बोल सकता। पाकिस्तान अब ट्राइंग टू ड्रेस अप अ मैसेक्योर एज अ मिलिट्री ऑपरेशन, कि वो मैसेकर था, नरसंहार था, जिसको वो मिलिट्री ऑपरेशन कह रहा है। ये हीनियस एक्ट ऑफ अग्रेशन बाय पाकिस्तान, ब्लेटेंट असॉल्ट है अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी पे और डायरेक्ट थ्रेट है रीजनल पीस पे। इस पे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी पे। तो भारत क्लियरली रिकॉग्नाइज कर रहा है अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी। जब सॉवरेनिटी रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो आप एक तरह से बोल नहीं रहे, आप गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, सॉवरेन स्टेट एज अ सॉवरेन गवर्नमेंट। तो एक तरह से मुझे ये शब्दों में और डिप्लोमेसी में तो बहुत ध्यान देता है आदमी, तो वो एक तरह से आप सरकार को भी रिकॉग्नाइज करने के रास्ते बना रहे हो, मुझे देखा सर। पर सर जो बाकी बातें हैं खुल के बोला, मैं एक लास्ट लाइन और दिखाना चाहता हूं। ये अटैक वाज कैरिड आउट ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमजान, a time of peace, reflection, mercy among Muslim communities across the world. This makes it more irrepressible. तो डॉक्टर साहब, ये जो इंडिया की स्टेटमेंट है आपने सुन भी ली, स्क्रीन पे भी, आप इसको किस तरह देखते हैं और कैसे मानते हैं कि आप आगे इसको फॉरवर्ड किस तरह जाती है? और इंडिया इतना खुल के बहुत रेयरली बोलता है, जो भारत बोलता हुआ आया है इतना खुल के। देखें, बात यह है कि भारत को जब हम डिस्कस करते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, रीजनल कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, या नेशनल कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, तो मैंने एक फार्मूला बनाया है अपने लिए कि मैंने कैसे बात करनी है भारत के हवाले से जब कोई सवाल उठेगा। तो मेरा जवाब बिल्कुल सिंपल और सीधा सादा जवाब है। मैं कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों में घूम लिब्रिंथ में नहीं मैं जाता। बात सीधी है और बात यह है कि हमारे देश को, हमारी जनता को एक टारगेट दिया गया है और वो टारगेट है 2047 तक हमने भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। ये हमारा टारगेट है। अब मैं यहां रुकता हूं। एक्सक्यूज मी, आपको मैं एक मिसाल देता हूं, फिर मैं वापस आता हूं। आपको मैंने कहा है कि जी हमने स्कॉटलैंड से ड्राइव करते हुए लंदन जाना है, ठीक है। आप कहते हैं हाँ ठीक है, हम 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। गाड़ी शुरू हो जाती है चलना। अब गाड़ी चलती है तो और भी कई गाड़ियां हैं जो कहती हैं कि हमने इसको नहीं पहुंचने देना, लंदन नहीं पहुंचने देना। कहीं रुकावट है, कहीं पे रोड वर्क्स आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है, और हम अगर उसमें अपने आप को डाइवर्ज कर लें उसमें, तो हम फंस जाएंगे, हम रुक जाएंगे, हम लंदन नहीं पहुंच सकते स्कॉटलैंड से। तो भारत की कहानी भी ऐसी ही है। हमने फोकस रखना 2047 पे। इर्द गिर्द ये वो जो हो रहा है इसको हमने डील करना है, इसमें हमने एंगेज नहीं होना।
हमने आपने आपको फंसाना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इस वक्त जो ग्लोबल सिचुएशन है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके अंदर रहते हुए हमें ये टारगेट के 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के एक ज्योग्राफिकल एंटिटी को डेवलप्ड कंट्री तक लेके जाना, ये बहुत बड़ा टारगेट है। अब इसके हवाले से मैं यहां तक कहता हूं कि अगर हमें पीओजेके की कुर्बानी भी देना पड़ जाती है कि इंडिया 2047 में डेवलप्ड कंट्री बने, तो कसम से मैं सही आपको कहता हूं हम वो कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि जो फाइनल गोल है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत ही बड़ा है। उसके अंदर हम सबको अब जुट जाना चाहिए। तो उस हवाले से मैं समझता हूं कि इंडिया ने बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने ना सिर्फ ये कि अफगानिस्तान के साथ सॉलिडारिटी दिखाई है, बल्कि पाकिस्तान को भी आईना दिखाया, उन्हीं का आईना, इस्लाम का आईना दिखाया कि कम बख्तो तुम क्या कर रहे हो, रमजान के महीने में तुम इतने लोगों को तुम शहीद कर रहे हो। तो ये चीज हमें देखना है। अब किसी वक्त हम समुद्र में होते हैं तो जहाज सही चल रहा है, फिर ट्रबल वाटर आता है तो जहाज ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, उल्टियां भी आ जाती हैं, नुकसान भी हो जाता है, वो सब ठीक है, लेकिन जहाज की डायरेक्शन तो चेंज नहीं होती कि जी। हम जहाज की डायरेक्शन चेंज कर दें। डॉक्टर मिर्जा, जैसे आपने कहा ये आपके व्यूज हैं, तो मैं इसमें एक सिर्फ अपना व्यू देना चाहता हूँ कि पीओजे के मेरे हिसाब से एक फंडामेंटल इशू है जो भारत को, मैं नहीं मानता, कभी त्यागना चाहिए। हाँ, हमें अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना है, विकसित भारत बनाना है, बट फॉर अ स्ट्रॉन्ग नेशन, और जो मैं भारत को एक वर्ल्ड पावर की तरह इमेजिन करता हूँ, और उस दिशा में हम जा भी रहे हैं। भारत की नेवी ही ईरान के वहां पे खड़ी है, बाकी यूएस की नेवी भी उसके पीछे जाके बैठी हुई है। तो एज अ वर्ल्ड पावर, अगर आपकी टेरिटरी किसी ने इलीगली ग्रैब की हुई है तो वो आपको वापस लेनी है। टाइमिंग कैन बी अ मैटर ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज उसमें ठीक बहुत है। फाइन प्रिंट है। फिर वहां की पॉपुलेशन भी एक इशू है, कुछ लोग चाहेंगे भारत आना, कुछ लोग चाहेंगे नहीं आना, तो वो एक बड़ा विस्तार वाला इशू हो जाता है। बट आई जस्ट वांटेड टू पुट माय व्यूज मैं अक्रॉस। आपको इसी के जवाब में एक मिसाल देता हूँ, एक सर हिस्टोरिकल, आप कर लीजिए, एक, मैं पर उस पर एक अफगानिस्तान पे हमारा हुआ नहीं कवर, बढ़ेगा आप कीजिए। छोटी सी एग्जांपल है कि जब 1917 में बॉल्शेविक रेवोल्यूशन आया तो 1918 में जर्मनी में बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा था, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। जर्मनी उस वक्त यूरोप का एडवांस तरीन मुल्क था, राइट। तो लेनिन ने उस वक्त कहा था कि जर्मन रेवोल्यूशन के लिए अगर हमें रशियन रेवोल्यूशन को सेक्रीफाइस भी करना पड़ गया तो हम वो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर जर्मनी में रेवोल्यूशन आ जाता है, ये उनकी थ्योरी थी, अगर जर्मनी में रेवोल्यूशन आ जाता है तो फिर पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन आएगा, और उसके रिवर्स इफेक्ट में जो है वो रशिया में ऑटोमेटिकली रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो अगर इंडिया एक 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बन जाता है तो ये जितने इर्द गिर्द के कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग पीओजे के, गिलगित बल्तिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये उसका हिस्सा बन जाएंगे, ये उसका हिस्सा बन जाएंगे। अखंड भारत की पहली शर्त ये है कि ये डेवलप्ड कंट्री बने हिंदुस्तान। बहरहाल इस पे फिर कभी बात करेंगे। हाँ सर, मैंने कहा वो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, बट अच्छा हाँ थोड़ा सा ओपिनियन में डिफरेंस होना चाहिए, तभी जी कॉन्वर्सेशन जी, कोई मजेदार भी मसला बनती है। नहीं है, जी जी। हाँ, तो मैं उसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि, और जो आपने जर्मनी का एग्जांपल दिया, एक कमेंट करके मैं आऊंगा। कम्युनिज्म की विचारधारा वाज वर्ल्ड कॉन्कर करने की, तो उनके लिए जर्मनी हो जाए, चाइना हो जाए, रशिया हो जाए, यूके में भी बहुत कोशिश की थी उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, बिल्कुल, और हाँ जी। लग भी ज्यादा के चीजें वहां पे जा रही हैं। भारत एक सांस्कृतिक देश है, तो हमारी माइंडसेट इज नॉट वर्ल्ड कैप्चर करके एक आइडियोलॉजी फैलाने का, तो डिफरेंसेस हैं। पर मैं अफगानिस्तान पे जाता हूँ, क्योंकि हमने जब डिस्कस किया कि तालिबान का एम अलग है टीटीपी का और अफगानिस्तान का, तो आपने पहला पार्ट तो कवर किया कि इंटरनेशनलाइज करेंगे, पर मिलिटरीली, क्योंकि हम जब बात कर रहे थे मुझे लगा वो सिर्फ गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे, पर आपने कहा नहीं, अब तो रियासत है, अब तो उनके पास आर्मी भी है, आर्मी में जिहाद बोल के भर्ती भी करेंगे। तो उनके क्या सर शॉर्ट टर्म, नियर टर्म आपको क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं कि वो किस दिशा में अडाउट करेंगे, क्या कर सकते हैं? देखिए मेरे ख्याल के मुताबिक अगर मतलब है मैं मेरे हाथ में हो सारा कुछ एक वो कर लेते हैं, तो मैं तो अपने जर्नैलों की मीटिंग बुलाऊं और उनको बोलूं कि भाई अब हमें तैयारी करनी चाहिए। ग्राउंड ट्रूप्स जो है, टैंकों शैंकों जितने भी टैंक शैंक हैं, वो उनके 3 हिस्से करो। एक हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान की तरफ और एक केपीके की तरफ रवाना होने चाहिए, और एक जो है वो काबुल का
के डिफेंस के लिए सर्कल वो टैंक रखो और घुस जाओ केपीके में, और टारगेट ये हो कि फर्स्ट स्टेज में हमने जो वजीरिस्तान और ये सारी ट्राइबल बेल्ट है इसको पाकिस्तान से साफ करना है, इसको आज़ाद करवा लेना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बहुत जुल्म कर रही है पाकिस्तान आर्मी। और दूसरा मैं कहूँ कि बलूचिस्तान में जो है वो जो भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ से आप एंटर हो और 50-50 मील, 25 मील, 50 मील तक इलाकों को आज़ाद करें और बीएलए और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, बलूचिस्तान को एक आज़ाद रिपब्लिक बना के वापस अफगानिस्तान आ जाएं कि एक फ्रेंडली नेबर होगा हमारे साथ। जब मैं ये बात करता हूँ तो अक्सर लोग मुझे बांग्लादेश की मिसाल देते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब बांग्लादेश की ने मदद की थी इंडिया ने, तो आज देखें बांग्लादेश हमारे ही खिलाफ है, वहाँ पे हिंदुओं का कर रहे हैं सारा कुछ। तो मैं कहता हूँ हाँ वो एक है, इसलिए कि जब आप कोई काम करते हैं तो फिर आप उसका फॉलो अप भी आपको करना पड़ता है, और बांग्लादेश में हमने फॉलो अप नहीं किया। बांग्लादेश में जितनी भी अवामी लीग की सरकारें बनी हैं उन्होंने भी उसका फॉलो अप नहीं किया, उन्होंने उसको इनग्रेन नहीं किया अपनी यंगर जनरेशन जेनजी में कि बांग्लादेश क्यों बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, पाकिस्तान ने क्या जुल्म की और हिंदुस्तान ने किस तरह बंगालियों को बचाया। तो ये बात की बात है, लेकिन इस वक्त जो है मैं समझता हूँ बेस्ट टाइम है ये कि इस जंग को फैलाया जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ इस जंग को फैलाओ फैलाओ। लोग कहते हैं हम जंग बंद करने की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं जंग को फैलाओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ जंग को फैलाओ कि इस जंग के नतीजे में नए मुल्क बनेंगे। इस जंग के नतीजे में वंस एंड फॉर ऑल जो जुल्म और बर्बरियत का शिकार है हम अंग्रेजों के जमाने से, देखे ना पश्तूनों को तो कोई रिस्पाइट मिला ही नहीं ना, अंग्रेजों के जमाने से इनके ऊपर जुल्म हो रहा है और फिर पाकिस्तान के हवाले कर दिया, वो जुल्म कंटिन्यू है, आज तक कंटिन्यू है। यही हाल बलूचिस्तान का है। डॉक्टर साहब, अब आपने बलूचिस्तान बोला तो मैं सीधा बलूचिस्तान पे भी आना चाहता हूं, क्योंकि जी आपने पिछली कॉन्वर्सेशन में, नहीं सॉरी, मैं अफगानिस्तान पे लास्ट चीज डालना चाह रहा हूं स्क्रीन पे लोगों के लिए, क्योंकि ये आज की है। भारत के ड्रोन से मार रहा है अफगानिस्तान। पाकिस्तान का आरोप कि पाकिस्तान अब ये एलिगेशन लगा रहा है कि भारत ड्रोन भेज रहा है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान उस ड्रोन से मार रहा है जो इनकी एयर बेस पे मारा था, जो पाकिस्तान के अंदर मार रहा है। और तालिबान का स्टेटमेंट आ रहा है कि अमेरिका नहीं हरा पाया हमें, जो सुपर पावर था, तो पाकिस्तान तो हमें क्या ही हराएगा। तो मतलब कहने को तो ईद की सीज फायर थी, उसके बाद अटैक हुआ, और अब उसके बाद यहां तक बात पहुंच गई है कि तो लग रहा है ईद के समय और ज्यादा इंटेंस हो रही है जंग। होने दो, हाँ होने दो। आई लव द आंसर, होने दो, ठीक है, हो रही है तो हो रही है। हाँ। पर ये जब ये नहीं, मैं क्योंकि मैं बलूचिस्तान से पहले, तो पाकिस्तान ये बार बार बोल के कि भारत ने ड्रोन भेजा है, तो क्या अपने अच्छा किया है, इंटरनल अच्छा किया है, अच्छा किया, भेजे तो अच्छा किया है, और भेजेंगे सालों, अच्छा किया है। क्यों ना भेजे भाई भारत ड्रोन, हमने कोई वो शोकेस में रखने के लिए बनाए हैं? नेबरहुड पॉलिसी है, नेबर फर्स्ट। हमने अगर उनको कल ये जो वायरस था, क्या नाम था इसका, कोविड, उससे बचने के लिए हमने फ्री जो है उनको दी है वैक्सीन उस बीमारी से बचने के लिए। तो अगर आज पाकिस्तान की बीमारी लग गई है, उससे बचने का इलाज ड्रोन है, तो क्या क्या गलत क्या किया है, क्या गलत किया है? ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका। पर और मैं उसमें जा रहा था कि पाकिस्तान क्या साइकोलॉजिकली अपने लोगों पे खेल रहा है, क्योंकि वो एंड में तो मुस्लिम देश पे अटैक कर रहा है, तो वो अफगानिस्तान पे अटैक करने के लिए, अपनी आवाम को जस्टिफाई करने के लिए अब ये खेल रहा है कि नहीं नहीं, ये तो भारत के साथ मिले हुए हैं, इसलिए हम अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब यही वो बलूचिस्तान में करता था, क्योंकि आपने बलूचिस्तान की जब बात करी तो आपने पिछली कॉन्वर्सेशन या उससे पिछली कॉन्वर्सेशन में कहा था कि अब बलूचिस्तान के वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं, एक लूज तरह का बलूचिस्तान के रिश्ते भी हैं अफगानिस्तान के साथ। तो बलूचिस्तान भी अब इस मौके को किस तरह देख रहे हैं कि अफगानिस्तान मदद की जगह खुद ही जंग में भिड़ गया पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आर्मी वहां पे भी डाइवर्ट होगी, क्योंकि एंड में आर्मी की कितनी पावर है, रिसोर्सेज हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। तो पाकिस्तान के रिसोर्सेज तो अफगानिस्तान भी जा रहे हैं, तो बलूचिस्तान के लिए किस तरह ये सिचुएशन प्ले आउट कर रही है? देखिए ये फैसला तो बलोच कौम को और बलोच की कौमी फौज जो है, ब्रास वगैरह, इनको खुद ही करना पड़ेगा ना। वो अब मैं उसका ना, क्योंकि मैं उनका दिमाग भी नहीं पढ़ सकता और मेरे सामने उनका वो प्लान भी नहीं है कि वो क्या उनका है। लेकिन एक जनरल जो है आइडिया जो होता है वो यही होता है कि जब आपके ऊपर जिस
ने हुकूमत कायम की होती है, आपको जिसने सप्रेस किया होता है, सब्जेक्ट बनाया होता है, सब्जुगेशन होती है, जब वो देश जंग में किसी और देश के साथ मुलव्वस हो जाए, तो फिर आप उस अपने सो कॉल्ड देश की हमायत में उसके दुश्मन पर हमला आवर नहीं होते, बल्कि आप एक पॉलिसी अपनाते हैं। आप उसको गूगल भी कर सकते हैं, उसको कहते हैं रेवोल्यूशनरी डिफीटिज्म। यानी आप इनकलाबी बुनियादों पर अपने ही रियासत की हुकूमत के को शिकस्त देने के लिए काम करते हैं कि ये जो पाकिस्तान है, मसलन ये और अफगानिस्तान की जंग है, तो उसमें पाकिस्तान को शिकस्त होनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की शिकस्त का मतलब बलूचिस्तान की आज़ादी भी हो सकता है। तो आप अपने दुश्मन जो आपके ऊपर काबिज है, उसके खिलाफ आप, चाहे आपका दोस्त है चाहे दुश्मन है, लेकिन जंग है उसके साथ, तो उसका साथ देते हैं और अपना साथ देते हैं। जहां जहां पे भी पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस होती हैं या जो भी है, उनको आप रोकते हैं। आज भी खजदार में 8 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। अभी मैं वो डिटेल में मैंने वो स्टोरी नहीं अभी पढ़ी। तो आप ये करते हैं और फिर आप अलायंसेस बनाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस वक्त बलोच फाइटर्स के जो लीडर्स हैं उनको और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आपस में बैठ के मामलात को किसी हद तक तय करना चाहिए। कम से कम ये करना चाहिए कि वी विल नॉट अटैक ईच अदर, we will support each other in case of a battle. मिसाल के तौर पर किसी जगह पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बलूचिस्तान में घेराव हो जाता है, तो फिर बलोच शर्मचार वहां आके उनकी मदद के लिए आए, एंड वाइसा वर्सा। इस किस्म की चीजें जो है वो आपस में इनको तय करनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि आपस में नहीं लड़ना चाहिए किसी कीमत पे भी। ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी इस्लामिक है, बलोच की आइडियोलॉजी सेकुलर है, वो एक अलग मसला है, लेकिन वॉर स्ट्रेटजी कुछ और होती है। आप देखें इंडिया में, अगर आप पढ़ें इंडियन हिस्ट्री, तो यहाँ फ्रेंच भी थे और ब्रिटिश भी थे, लेकिन कई दफा ऐसा हुआ कि जब फ्रेंच और ब्रिटिश आपस में इंडियन टेरिटरी गेन करने के लिए एक दूसरे पे बमबारी करते थे, तो वो एक दूसरे को कहते थे कि यूरोप में तो हमारी 100 साल की जंग खत्म हो गई है, यहाँ पे हम क्यों जंग कर रहे हैं, फलां के ऊपर इंडिया के प्रिंस पे गोले क्यों नहीं मार रहे। और इन्होंने एक दूसरे को रेस्क्यू भी किया उस दौरान इंडिया के अंदर, फ्रेंच ने और ब्रिटिश ने डाइवर्शनल टैक्टिक्स अपना के इंडियन महाराजाओं की फौजों को इधर उधर मुख्तलिफ सिमतों में करके तो पैसे दिया एक दूसरे को। ऐसे वाकयात बेशुमार हैं, तो इनको भी ये स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो डॉक्टर मिर्जा, जो आप ये कह रहे हैं, क्या टीटीपी और बलूचिस्तान के बीच में कुछ झड़प होती है या होने की संभावनाएं हैं? कि जो आप कह रहे हैं कि एक दूसरे पे, क्योंकि मुझे नहीं इतना सुनने में आया कि आपस नहीं में लड़। नहीं है, अभी तक तो नहीं है, लेकिन ऐसा मुआहदा भी मुझे मेरे सामने नहीं है, ऐसी कोई मिसाल भी नहीं है कि ये एक दूसरे के साथ जो है ना कोऑर्डिनेट करें। कोऑर्डिनेशन इज द क्रक्स ऑफ विनिंग अ बैटल, कोऑर्डिनेशन। और डॉक्टर मिर्जा, इस समय पाकिस्तान की क्या हालात है बलूचिस्तान में? क्योंकि हम बात कर रहे थे कि रोज लोग मर रहे हैं, आज भी आपने कहा सुबह के अखबार में आया हुआ है कि 8 लोगों की चाहिए। तो ये अभी एक मतलब न्यू नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं ना, कोई अजीब चीज होती है, पर जब वो रोज होए तो उसको न्यू नॉर्मल बोल देते हैं। तो क्या अब ये न्यू नॉर्मल हो चुका है पाकिस्तानी आर्मी का? क्या डिटेल्स हैं अब के वहां पे, क्या हालत है पाकिस्तानी आर्मी की? कितने दम से क्या वो सत्ता में है या नहीं है? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है ना, वो ये है कि पाकिस्तान की फौज टोटली डिमोरलाइज हो चुकी है, राइट। और पाकिस्तान आर्मी लड़ने के मूड में नहीं है, ठीक है। अभी की खबर है, आप कह रहे थे अखबार में छपी, अखबार में नहीं छपी, ये तो आज की खबर मैं बता रहा हूँ। एटलीस्ट 8 पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल किल्ड इन एन अटैक एट अंजीरा एरिया ऑफ खुजदार, ठीक है ना। ये कॉन्वॉय जा रहा था, इस पे अटैक किए, एटलीस्ट वो कह रहे हैं, इट कुड बी मोर, राइट। तो इस तरह से हमले तो पाकिस्तान आर्मी पे जारी हैं। पाकिस्तान आर्मी टोटली डीमोरलाइज हो चुकी है, वो लोग लड़ना नहीं चाहते, ठीक है। तो मतलब है पाकिस्तान इज फाइटिंग वॉर दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट, मेरा तो ये मानना है। हाँ जी, पाकिस्तान इज फाइटिंग अ वॉर दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट। ये बड़ी बात बोल रहे हैं, क्योंकि जो आप सिचुएशन की असेसमेंट कर रहे हैं, अब ऐलान होना रह गया है, पर जंग लड़ने की जो सारी कंडीशंस थी वो में वो जीत नहीं रही पाकिस्तान बहुत देर से। बिल्कुल ऐसा ही है।
ऐसे ही। जी जी। थैंक यू डॉक्टर मिर्जा, आपने पूरा अफगानिस्तान का सिचुएशन अच्छी तरह समझाया, थोड़ा हमने बिल्कुल। बलूचिस्तान भी डिस्कस किया। हाँ जी, हाँ अब जी। एक बारी हम, क्योंकि बहुत ऑडियंस कहती है आपने ह्यूमर जो आपका है, जिस तरह आप बारीकी से बातें समझते हैं, आप धुरंधर आपने भी देख ली, मैंने भी देख ली, तो अगली बारी ऑडियंसेस थोड़ा धुरंधर, बॉलीवुड, मूवीज, इम्पैक्ट, इस सब को डिस्कस करेंगे, क्योंकि धुरंधर एक जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहा है। हाँ, अभी फिनलैंड के और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर धुरंधर डिस्कस कर रहे थे जॉक करते हुए, वो क्लिप बहुत वायरल हुई है, तो वो भी दिखाएंगे, तो बहुत मजा आएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग योर टाइम। यू वेलकम जी। उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि धुरंधर 2 ने किस तरह से पाकिस्तान के फौज के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, सरकार के अंदर, हर जगह पे जो है वो एक नया ट्रेंड पैदा कर दिया। वो मैं जब इंटरव्यू होगा तो उसमें बताऊंगा कि डन धुरंधर डन। के पाकिस्तान की डीप स्टेट में क्या कैसे उसने इफेक्ट किया है। जी। तभी ये एंगल आपसे ही आएगा कि पाकिस्तान के ऊपर धुरंधर का क्या इफेक्ट हो रहा है, डीप स्टेट में, आर्मी में, आईएसआई में। मैं इनफैक्ट हेडिंग ही ये दूंगा, तो हम यही हाँ, डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।